कुछ एक खास तबके के लोग हैं इसी देश में जिनकी की आबादी बहुत कम है। वो कहाँ न्याय की बात करते हैं? क्यों? क्योंकि अन्याय करने वाले लोग वही हैं। कि अन्याय किसके द्वारा किया जा रहा है और किसके ऊपर किया जा रहा है। क्यों हमेशा हमारे लिए डॉक्टर अंबेडकर ही लड़ाई करेंगे? क्यों हमारे लिए बीपी सिंह ही लड़ाई करेंगे? सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में, तमाम अलग अलग राज्यों में आगजनी होती है। लोग भाषण देते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, आरक्षण के पक्ष में नहीं, आरक्षण के खिलाफ में। जो मेरा विषय था आज का, सामाजिक न्याय और आरक्षण। सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो न्याय क्या है? न्याय की हम बात क्यों करते हैं? न्याय की बात हम इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है और उस अन्याय से मुक्ति के लिए हम न्याय जैसे शब्द की बात करते हैं, न्याय की तरफ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे साथ अन्याय हुआ है। और अन्याय किसने किया है, किस एवज में किया है, किस रूप में किया है, किन किन तरीकों से अन्याय किया है, और उस अन्याय से बचने का हमारे पास क्या विकल्प है, उस अन्याय से उबरने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, जब तक हम इस बात की गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक न्याय जैसी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। कुछ एक खास तबके के लोग हैं इसी देश में जिनकी की आबादी बहुत कम है। वो कहाँ न्याय की बात करते हैं? क्यों? क्योंकि अन्याय करने वाले लोग वही हैं। और जब तक आप अन्याय को नहीं समझेंगे, तब तक आप न्याय जैसी चीजों के लिए आप सतर्क नहीं हो सकते हैं, आवाज नहीं बुलंद कर सकते हैं, आवाज नहीं उठा सकते हैं। ये बहुत साफ बात है कि अन्याय किसके द्वारा किया जा रहा है और किसके ऊपर किया जा रहा है। क्यों हमेशा हमारे लिए डॉक्टर अंबेडकर ही लड़ाई करेंगे? क्यों हमारे लिए बीपी सिंह ही लड़ाई करेंगे? क्यों हमें अर्जुन सिंह ही हमें हमारा न्याय की बात करेंगे? हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग दे दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत की बात है कि आपने पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, 2018 में संविधान से पास हो गया। लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है? जमीनी हकीकत क्या है? क्या पिछड़ों को उनका न्याय मिल रहा है? क्या सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में जो हमारी आबादी है, उस आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा शैक्षणिक संस्थानों में है और सरकारी नौकरियों में है? इसको भी जानने की जरूरत है। और जब तक आप और हम इन आंकड़ों को नहीं उठाएंगे, तब तक आप और हम न्याय की और सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकेंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया गया है, लेकिन क्या हो रहा है? 52% आबादी है हमारी, बहुत बड़ा सेक्शन है, 52% आबादी है हमारी, और हम 27% रिजर्वेशन नहीं ले पा रहे हैं। ये सच्चाई है भारत के, ये ऑन रिकॉर्ड है। भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें हजारों हजार, केवल शैक्षणिक सरकारी नौकरियों में केवल मैं प्रोफेसर्स की बात कर रही हूँ कि सीटें खाली हैं। संसद में सवाल किया गया हमारे शिक्षा मंत्री से कि कितनी सीटें खाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के पद पे, तो ऑन रिकॉर्ड ये बात आती है कि 4000 सीटें खाली हैं। 4000 किसकी खाली है? रिजर्व सेक्शन वालों की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने पिछड़ा आयोग दे दिया हमें, लेकिन पिछड़ा आयोग क्या कर रहा है? पिछड़ा आयोग ने 2018 से 2023 है, क्या मिला है हमें? अब देखिए कि मेरे पास डाटा है, मैं आपसे शेयर करती हूं कि उस डाटा में ये लिखा हुआ है कि 449 रिजर्व पोस्ट को एनएफएस कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। आपने सुना होगा, नया एक टर्म आया है एनएफएस। आप अयोग्य हैं, इंटरव्यू बोर्ड ने आपको अयोग्य मान लिया।
केवल मतलब जितने भी लोग आए हैं, एक खास तरीके की स्क्रीनिंग कमेटी होती है, आपकी डिग्री जांच होती है ना, आपके सारे कागजात जांच होते हैं, और उस जांच के बाद में इंटरव्यू का नंबर तो बहुत कम होता है, और उस इंटरव्यू के खास 30 नंबर का कई जगह होता है, कई जगह 15 का होता है, कई जगह 20 का होता है। तो 70 नंबर तक आप ठीक थे, आप एलिजिबल थे, लेकिन 30 नंबर की बात जैसे ही आई आप अयोग्य हो गए। क्यों हो गए अयोग्य? क्योंकि जब तक आपके लोग उस कमिटी में नहीं जाएंगे, जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे, चाहे वो राजनीतिक दबाव हो, सामाजिक दबाव हो, जिस भी तरीके का दबाव हो, तब तक ये सीटें जो हैं वो एनएफएस ही रहेंगी। इसके लिए आप तैयार रहिए। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रही थी 7-8 साल से, और भगत सिंह कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसमें मैं 3 साल पढ़ा रही थी, और चौथे साल उन्हें लगा ये लड़की बहुत बोलती है, ये मीटिंग में जाती है, ये सामाजिक न्याय की बात करती है, एडहॉक का इंटरव्यू करा दिया गया, और एडहॉक के इंटरव्यू में एनएफएस हो गए मैं। और मैं ही नहीं, मेरे साथ एक एससी कैटेगरी की भी कैंडिडेट थी, उसको भी एनएफएस कर दिया गया। तो पिछड़ा आयोग बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिछड़ा आयोग क्या कर रहा है? धरातल पे आप कर क्या रहे हैं? मतलब कब तक हमें गुहार लगानी पड़ेगी? 1980 से लेकर के अब तक तो हम गुहार ही लगा रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? 1980 में मंडल कमीशन बनता है, उसके पहले क्या होता है वो कालेलकर कमेटी द्वारा हमारे साथी ने बताया, तो मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगी। 1980 में रिपोर्ट सौंपी जाती है, उसके बाद क्या होता है, बीपी मंडल रिपोर्ट सौंपते हैं, और उस रिपोर्ट में चिन्हित किया जाता है कि कितने लोग जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। 3743 जातियों को ओबीसी कैटेगरी में माना जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो रिपोर्ट कहाँ है? कहीं नहीं है। मतलब है वो भोला राम का जीव, एक हम लोग व्यंग पढ़ते थे, तो वो सरकारी दफ्तरों की सरकारी फाइलों में बहुत वजन में वो कहीं दबी हुई है। उसके बाद 80 के बाद क्या होता है? 80 के बाद 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार आती है, इसलिए मैंने कहा कि जब तक आप बीपी सिंह, जब तक आप अर्जुन सिंह, जब तक आप बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों को ढूंढते रहेंगे कि कोई आए, चमत्कार हो, हमारा भला हो जाए, तब तो होने से रहा भला आपका और हमारा। तब तक तो ये आप अन्याय और अन्याय की बात आज नहीं, आज से 50 साल बाद भी आप न्याय और अन्याय में ही गोते लगाते रहेंगे। और हम 1990 में बीपी सिंह आते हैं, और बीपी सिंह ये घोषणा करते हैं कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसको लागू करने की घोषणा करते हैं, और यह जानते हुए करते हैं कि हो सकता है पूरा देश इसका खिलाफ हो, और वो खिलाफ होते हैं, और अंततः मतलब उनके रेजिग्नेशन के कई तीन चार कारण थे, उसमें एक बड़ी वजह यह भी थी, एक बड़ा कारण यह भी था, तो उनको कुर्सी छोड़नी पड़ती है। पूरे देश में मतलब एक अलग तरीके का राजनीतिक माहौल पैदा होता है, सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में, तमाम अलग अलग राज्यों में आगजनी होती है, लोग भाषण देते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, आरक्षण के पक्ष में नहीं, आरक्षण के खिलाफ में। तो 1980 से लेके अब तक 2023 तक हम आरक्षण को कैसे हो, पहले तो ये था कि रिपोर्ट बनी, कमीशन बनी, एक समिति बनाई गई, उसके रिपोर्ट में कुछ नहीं होता है, फिर समिति बनाई गई, रिपोर्ट पेश किया गया, जातियों को चिन्हित किया गया, और क्या हुआ? 10 साल बाद, 80 के 10 साल बाद 90 में उसको अर्जुन सिंह जी जब आते हैं, बीपी सिंह जब आते हैं, तो बीपी सिंह कहते हैं कि नहीं, आरक्षण मिलना चाहिए, और 92 से फिर उस पर आगे बात चलती है। लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण कब मिलता है? उसके लिए हमने फिर वेट किया, कब तक? 2006 तक। क्यों? क्योंकि अर्जुन सिंह आए, और अर्जुन सिंह ने आया, अर्जुन सिंह के आने के बाद फिर शैक्षणिक संस्थानों में हमें आरक्षण की बात की जाती है। तो एक मुझे शेर याद आता है दुष्यंत कुमार का कि कहा तो तय था चराग हर घर के लिए, यहाँ तो मयस्सर नहीं शहर भर के लिए। तो कहा तो बात थी कि जितने भी ओबीसी समुदाय के लोग हैं, ओबीसी में जितनी भी जातियों को चिन्हित किया गया है, उन सबको आरक्षण दिया जाएगा। कहाँ? सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में। और यहाँ तो आलम यह है कि बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से पैसे जोड़ने के बाद जब माता पिता अपने ओबीसी बच्चों को
मतलब स्कूल का रास्ता दिखाते हैं, स्कूल के बाद विद्यालय और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक का रास्ता दिखाते हैं, उसके बाद एक नया टर्म आ जाता है NFS। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने कंधों का भार, अपने शरीर का भार हम अपने कंधों पर लेकर चलें। और कंधों से मतलब है कि अपने समुदाय का, हम सब एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें लगता है कि हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और सामाजिक न्याय के पक्ष में, सामाजिक न्याय के लिए हमें आगे आने की ज़रूरत है, आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।